आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है तहजीब वाला लड़का आरजे पुनीत और कमाल के गानों के साथ कमाल के शो पर बातचीत आपके साथ में होगी। और देखिए, रेडियो के लिए कुछ लाइनें बड़ी कमाल की किसी ने लिखी हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। कहते हैं कि कभी हंसाता है कभी रुलाता है, कभी हंसाता है कभी रुलाता है, दीन दुनिया की खबरें बखूबी बताता है। ये रेडियो है जनाब, ये दोस्त की तरह साथ निभाता है। तो एक मिथ था जो हमने सुना है कई लोगों से कि आरजे, अगर आपकी आवाज बहुत अच्छी है तो आप आरजे बन सकते हैं। हम देखें तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब की आवाज, उससे बड़ी आवाज आज की डेट में कोई नहीं होगी। तो एक जमाना था कि जब उनकी आवाज भी रिजेक्ट कर दी गई थी रेडियो से। बिल्कुल। अब तहजीब वाला लड़का जो आपका नाम पड़ा है, ये मतलब ये टाइटल कैसे मिला और इसके पीछे क्या स्टोरी थी? आपको क्या लगता है, अपना पैशन फॉलो करना चाहिए या फिर इस चीज की पढ़ाई करी खाली उसी में स्टिक रहना चाहिए? वंडरफुल यार, आई विल से कि मुझे लगता है कि पूरे पॉडकास्ट में ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। हमारे एक्स गवर्नर श्री राम नाईक जी ने आपके शो को रिकॉग्निशन दिया। क्रेडिट गोज टू तीर्थम मंगलायतन। एक इंसिडेंट बता रहे थे, ट्रक वाला इंसिडेंट था, बहुत डिप्रेशन में चले गए बीच में। कि कुछ ऐसे लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ पर्सनल इंसिडेंट्स हैं जो मैं नहीं शेयर कर सकता। वेलकम एवरीवन टू द ब्लेंडेड टॉक्स, माय सेल्फ ऋषभ, और ये है हमारा आज का पहला पॉडकास्ट। एंड हमारे आज के गेस्ट हैं आरजे पुनीत। इनको आप तहजीब वाले लड़के के नाम से तो जानते ही होंगे। इन्होंने अपनी बातों में तहजीब और कहानियों में तड़के के साथ हमें 15 सालों से एंटरटेन किया है। और अब ये अपने नेम फेम एकेडमी शुरू करी है जहां पे ये अपने एंकरिंग और आरजे के रिलेटेड कोर्सेज रन करते हैं। सो वेलकम सर टू आवर शो। थैंक यू सो मच ऋषभ। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, कैसे हैं आप? बस ऑल वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर फॉर कमिंग। दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट एंड आप मान के आने के लिए थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल यार। तो सर, अब हम बात कर रहे थे, तो आप 15 साल से अपने आरजे के करियर में हैं एंड आपने कई सारे बड़े नामों के साथ काम किया है, तड़का, माय एफएम एंड बिग एफएम, एंड यू गॉट द टाइटल ऑफ तहजीब वाला लड़का। एंड उसकी भी कहानी हम जानेंगे, बट पहले हम जानना चाहते हैं कि आप जैसे आप पहले एमबीए बैकग्राउंड से आते हैं एंड यू हैव वर्क एज अ इन अ सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी, तो वहां से आप एक आरजे की तरफ कैसे शिफ्ट हुए और कहाँ पे वो आपको इंटरेस्ट बना कि नहीं यार ये नहीं हो रहा, आप आरजे बनना है, कैसे हो? मैं वो कहानी जानना चाहूंगा पहले। यार, एमबीए इंदौर से करने के बाद सबसे पहले ये था कि इस वक्त मैंने एमबीए कंप्लीट किया, तो होता क्या था कि एक ट्रेंड था कि आप एमबीए कर लो तो आपको 2.5-3 लाख का, 4 लाख, 5 लाख, 10-15 लाख का अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। तो उसी ट्रेंड के साथ बढ़ते गए, एमबीए की पढ़ाई की, कभी सीए करने का भी सोचा था, लेकिन फिर मैंने कहा इतनी पढ़ाई हो ना पाएगी, तो 2 साल एमबीए कर लेते हैं। और बीइंग अ कॉमर्स का मेरा बैकग्राउंड था, तो एमबीए करने के बाद फिर मैं जब शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड कंपनी में मैंने काम किया, जयपुर पहुंचा, और जयपुर मेरी ड्रीम सिटी रही है। और मैंने एक समय सोचा था कि यार मैं वहाँ से अपने करियर की शुरुआत करूँ, क्योंकि उस शहर से पता नहीं कुछ एक अलग सा लगाव था, और वो हुआ, वो कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ, वहाँ तक पहुँचे। और उसके बाद फिर सेल्स में जॉब करते 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 एक बार मुझे लिंक मिला कहीं से, और आवाज़ को लेकर हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलते थे कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड सर्कल में, और उस चक्कर में मैंने कहा यार कि नहीं यार, मुझे इस फील्ड में ऐसा आना है। और एक चीज़ दिमाग में थी कि मुझे मतलब ऐसा कुछ काम करना है जहाँ पे मैं सेलिब्रिटीज से मिल पाऊँ, इंटरेक्शन कर पाऊँ, इंटरव्यूज उनके कंडक्ट कर पाऊँ। हमेशा से आपको था कि मिलना है। हाँ, एक वो कीड़ा था कि मिलना है, मतलब ठीक है, एक रहता ना फोटो खिंचाना, उनके साथ बात करना, उनकी लाइफस्टाइल को समझना, तो वो एक मेरे लिए हमेशा एक क्रेजियस्ट चीज़ थी। देन फिर मैंने इंटर्नशिप करी एफएम तड़का में, जयपुर में। और इंटर्नशिप मैंने वहाँ पे 9 महीने इंटर्नशिप करी, ठीक है। और इंटर्नशिप में उस वक्त पैसा वैसा नहीं मिलता था, और बस अपने आप को मांझा और बहुत तरीके से सीखा कि रेडियो क्या है, क्या उसकी टर्म्स हैं, किस तरीके से शेड्यूलिंग होती है, कैसे गाने चलते हैं। सो वो 9 महीने मेरे लिए बहुत क्रूशियल थे। और ये सोचा था कि यदि 9 महीने में मेरा रिक्रूटमेंट यहाँ जयपुर में नहीं हुआ तो राजस्थान के किसी भी शहर में जहाँ मुझे लॉन्चिंग का यदि मिल जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। बट मैंने करा और इत्तेफाकन वहाँ वैकेंसी निकली,
और मैं लॉन्च हो गया। तो ऐसे शुरुआत हुई। सही। तो जयपुर का आपने बताया आपको हमेशा से मन था, तो मतलब कुछ ऐसा कोई कनेक्शन था या कोई रिलेटिव, या मतलब जयपुर से क्यों हाँ, कनेक्शन नहीं था, नहीं, आपको मतलब लगता था? मैं समझ रहा हूँ तू कहाँ जाना चाह रहा है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं वगैरह नहीं। नहीं थी। सो मतलब पर्सनल ऐसा, हो गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई ऐसा लव अफेयर था तो मैं पहुंचा। लेकिन जयपुर में एक्चुअली मेरे मामा जी वगैरह लोग रहते थे, ओके। तो सुना था उस शहर के बारे में। और ये था कि नहीं यार, वो शहर जो पिंक सिटी के नाम से था, तो वो बस एक ड्रीम था कि नहीं यार। और आज भी बहुत अच्छे लोग हैं राजस्थान के, हालांकि हम उत्तर प्रदेश में, यहाँ के लोग भी अच्छे हाँ, हैं। नवाबों का शहर है नवाबों लखनऊ का हमारा, शहर है, आपका है भी, तहजीब बिल्कुल। हमारे उसमें है। तो हाँ। अब जैसे तहजीब की बात उठी तो मैं पूछने से, अब तहजीब वाला लड़का जो आपका नाम पड़ा है, ये मतलब ये टाइटल कैसे मिला और इसके पीछे क्या स्टोरी थी? और हाँ, मतलब आपके मॉर्निंग शो रन होता है तहजीब राइट वाला राइट। लड़का के नाम से, तो हाँ कैसे स्टार्ट हुआ ये सब? यार, बेसिकली क्या था कि शुरू से जो मेरी अपब्रिंगिंग रही है, बीइंग अ जैन फैमिली, या जिस तरीके का बैकग्राउंड रहा है, तीधाम मंगलायतन से मैंने पढ़ाई की हुई है। मेरा 11th 12th ग्रेजुएशन सब मैंने वहाँ से किया है। तो हमने लौकिक पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक पढ़ाई भी की है, उतना स्पिरिचुअल भी रहे हैं। तो वो एक बोलचाल की भाषा, फिर एक डिसिप्लिन था, बिकॉज हम लोग हॉस्टल्स में रहे, फिर फ्लैट्स में रहे, इस तरीके से रहे जहाँ पे सुबह 5 बजे उठ के आपको पहुँचना है या आपको अपने काम में लगना है। तो वो डिसिप्लिन रही। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर जब मैं अभी लास्ट जिस एफएम चैनल में काम कर रहा था, तो उस वक्त एक प्रोमो वगैरह बनना था। तब ये मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि जो मेरा पर्सोना डिसाइड किया गया कि नहीं यार पुनीत, एक तो फिटनेस, फैशन और मेरे को ये चीज़ें बड़ा पसंद आती हैं, राइट। तो वो डिसिप्लिन, वो तहजीब या फैशन, मेरा जो ड्रेसिंग सेंस है, वो सब चीज़ों को देखकर नहीं यार ये तहजीब में रहता है। तो मेरे साथ वो है कि यदि किसी को जवाब भी देना होगा, मैं बहुत सलीके से उस तरीके से जवाब देता हूँ। तो इसलिए ये टाइटल फिर तहजीब वाला लड़का रखा गया, और मैं वैसे ही प्रेजेंट भी करता हूँ, मेरा वो पर्सोना ही बन चुका है। सही है, बढ़िया है। तो हाँ। आपकी तहजीब के सिर्फ रेडियो वाले नहीं, हम लोग नहीं, बल्कि हमारे एक्स गवर्नर श्री राम नाईक जी भी थे। हाँ। मतलब उन्होंने आपके शो को रिकग्निशन दिया एंड बिल्कुल। आपके शो को बेस्ट सेंट्रल शो इन यूपी का हाँ। ऑनर भी मिला। तो राइट। उसके बारे में मैं जानूंगा कि वो जब मिले आप उनसे, हाँ। तो कैसी फीलिंग थी, और वो प्राइड है कि हाँ, हाँ। कुछ स्टैब्लिश कर लिया, कुछ अचीव बिल्कुल। कर लिया है, तो थोड़ा सा वो भी एंड बताइए। आई मस्ट से कि रिसर्च अच्छी करी हुई है। हाँ। सो बेसिकली यार, मैं मॉर्निंग शो होस्ट करता था लखनऊ में लास्ट 7 ईयर्स से, और शो का नाम बिग चाय, और चाय बिकॉज अपने लखनऊ वालों को पसंद है, चाय की चुस्कियों के चाय साथ की तहजीब। चुस्कियों के साथ। हाँ। सो होता यह था कि एक कैंपेन हम लोगों ने नगर निगम के साथ में किया था, राइट। और जो एक्स मेयर थी, उनके साथ एक कैंपेन हम लोगों ने किया था जिसका नाम था लोक मंगल दिवस। तो उसमें क्या होता था कि लोगों से हम कहते थे कि आपके एरिया में जो भी प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, वो आप मेरे शो पर बताएं। वो समस्याएं हम मेयर तक पहुंचाएंगे और उनका सोल्यूशन निकलवाएंगे। तो ऐसे कई एरिया लखनऊ के जहां पर साफ सफाई नहीं थी, सड़क नहीं बनी थी, या लाइटिंग नहीं थी, तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने मतलब हमारे रेडियो, हमारे शो के माध्यम से वहां तक पहुंचाई। हाँ। अब मेयर तक वो पहुंची, उनका समाधान हुआ, तो वो शो बहुत हिट हुआ था और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। देन उसके बाद फिर नगर निगम ने और सबने डिसाइड किया कि पुनीत को हम इस अवार्ड से नवाजेंगे। और फिर एक्स गवर्नर राम नाईक जी के हाथों, उस समय मेयर भी थी संयुक्ता भाटिया मैम, और आपके दिनेश शर्मा जी भी थे। तो वो एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो अब जब आफ्टर दिस ऑनर, इस टाइटल के बाद आपकी लाइफ में कैसे चेंज आया, आपके रेडियो करियर में क्या चेंजेस आए, और आपकी जो लिसनरशिप थी मतलब उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, एंड फिर उसके बाद लोगों ने आपको कैसे जाना? बेसिकली यार देखिए, रेडियो के साथ साथ ना डिजिटल आजकल बहुत चलने लग गया है। सो हम लोग कहते भी हैं कि रेडियो दिखता है। हाँ। तो मतलब रेडियो पहले सुनाई देता था, लेकिन अब दिखाई भी देता है। सो रिकग्निशन और उसकी बात करें तो उतनी फैन फॉलोइंग या उतनी चीज़ें हो गई कि हम बाहर निकले हैं, कहीं मॉल जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो लोग मिल जाते हैं पहचानने के, अरे आप आरजे पुनीत हैं। सो वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है कि यार
कि हम कम से कम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो आवाज़ से तो बहुत से लोग हैं जो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन डिजिटल की वजह से ये चेंज आया कि लोग और ज़्यादा रिकग्नाइज करने लग गए, पहचानने लग गए। और लोगों के साथ इंटरेक्शन है, समय समय पे मीटिंग्स होती रहती हैं, तो उससे भी चीज़ें अच्छी बढ़ जाती हैं। सही है। अब जैसे कि आपने भी बताया, अभी हमारी और भी बात हुई थी, तो उसने कहा था टीचर्स जब प्रेजेंटेशन देते टीचर कहते थे आपकी आवाज़ में खाना है। हाँ। अभी ना आवाज़ आपकी ऑब्वियसली वो आपकी आवाज़ में वो बात है जिसको सुन के हम लोग लगता है सुनते रहो, और मतलब सही में लोग पहचानने लगे फिर आपकी बातों को। तो एक मिथ था जो हमने सुना है कई लोगों से कि आरजे, अगर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है तो आप आरजे बन सकते हैं। राइट। तो मुझे ये जानना है कि ये मिथ है या ये फैक्ट है, ऐसे एक बना हुआ लोगों के दिमाग में। और राइट यार, एक मैं कहूँगा कि आवाज़ ठीक है, एक बिल्कुल मायने रखती है। हम देखें तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़, उससे बड़ी आवाज़ आज की डेट में कोई नहीं होगी। सो एक ज़माना था कि जब उनकी आवाज़ भी रिजेक्ट कर दी गई थी रेडियो से, राइट। बिल्कुल। और लेकिन आज की डेट में वही आवाज़ धूम मचा रही है। तो आवाज़ मैटर करती है, बट हम ये नहीं कहेंगे कि पहले मैटर करती है। लेकिन हाँ, उससे पहले भी और चीज़ें हैं कि आप किसी भी मीडिया चैनल में या रेडियो पे आना चाहते हो, सो आपका नॉलेज कितना है भाई, आप उस शहर के बारे में लोकली कितना जानते हो, आपका पॉलिटिकल आपका क्या नॉलेज है, बॉलीवुड म्यूजिक का क्या नॉलेज है, फिल्म्स का आपको कितना नॉलेज है। बिकॉज यही सब चीज़ें रेडियो को बेहतर बनाती हैं और एंटरटेनमेंट लेकर आती हैं, राइट। और सेकेंडरी मैं कहूँगा कि सेकेंड या थर्ड नंबर पे मैं आवाज़ को रखूँगा, क्योंकि पहले आपका नॉलेज हो गया, सेकेंड आपकी क्रिएटिविटी हो गई कि आप कोई बात कह रहे हो तो एक तो नॉर्मल कह दिया है ना, यार मौसम आज अच्छा है, ऐसे नॉर्मली कह दिया, यार आज मौसम में तो कुछ बात है, बदल तो गया, उसको एक अलग तरीके से पेश मूड ही बदल गया, बात मूड बदल गया। तो क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट, तो नॉलेज क्रिएटिविटी, देन फिर कहीं आपकी आवाज़ मैटर करती है। बिल्कुल। तो अब क्रिएटिविटी की आपने बात कही, तो क्रिएटिविटी से मुझे याद आया कि आप लंदन भी गए थे। हाँ। वहाँ में एक प्ले में आपने रोल भी किया था, ड्रामा Right. थिएटर्स। तो वहां तक कैसे पहुंचे? मतलब पहले आप सतना से जयपुर, फिर जयपुर से लखनऊ, फिर अब लंदन, तो ये कैसे गया? ये मैप कैसे था बना पूरा? भाई एल से लखनऊ, एल से लंदन, ये कनेक्शन सही बैठाया है। मैं यहाँ तीर्थ धाम मंगलायतन में था, जहाँ मैं 11वीं-12वीं की पढ़ाई कर रहा था। और जब मैं जयपुर में था तो मैंने 4 साल थिएटर भी किया है। सो रविंद्र मंच और जवाहर कला केंद्र वो प्लेसेस हैं जयपुर के जहाँ से अनूप सोनी, इरफान खान, ये हस्तियाँ निकली हैं। तो मैंने वहाँ 4 साल थिएटर किया, थिएटर की थोड़ी मैंने पढ़ाई की है और करीबन 7-8 प्ले की है। सो हम लोगों के जैन्स में जब भी मंदिर बनते हैं या किसी भी मंदिर की स्थापना होती है या मूर्ति विराजमान होती है, तो भगवान के पंच कल्याणक होते हैं, राइट। सो उस पंच कल्याणक में लंदन जाने का मौका मिला था। और द क्रेडिट गोज टू तीर्थ धाम मंगलायतन, बिकॉज मंगलायतन से 100 बच्चों में कुछ 10 से 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। सो हमने पासपोर्ट बनवाया था, बाकी सारे खर्चा, पूरा खर्चा मंगलायतन ने उठाया था। सो पंच कल्याणक में वहाँ गए। फिर हम लोगों के जैनिज्म में कुछ कहानियाँ हैं, जैसे भरत बाहुबली हुए हैं, उनकी कहानी है, राजा श्रेणिक की कहानी है। तो मैंने राजा श्रेणिक का और भरत का किरदार वहाँ निभाया था और उस पंच कल्याणक को मैंने बहुत करीब से देखा था। तो लंदन आई, घूमा और वो सारी तमाम चीज़ें घूमी। और उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल्स बहुत नहीं थे, ठीक है, मतलब मोबाइल्स तो थे लेकिन हाँ वो फोटो का वही वाला कैमरा चलता था। तो आज भी मेरे पास वो फोटो रखी हुई है, पिक्चर्स रखी हुई है। तो ऐसे यार लंदन जाना हो। सही है, बढ़िया। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में भी आया कि अब जैसे होता है कि मंगलायतन से आपका एजुकेशन पूरा हुआ 11-12 सब कुछ, राइट। तो रिलीजन ने, लाइक जैनिज्म से, जैनिज्म ने आपके करियर में या फिर आपकी पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट्स लाए और क्या चेंजेस किए? और वो जो मॉरल्स हमारा रिलीजन जैन सिखाता है, उसके जरिए मतलब आपने और क्या चीज़ें थी जो बेहतर आप में थी दूसरे के मुकाबले? वंडरफुल यार, आई विल से कि मुझे लगता है कि पूरे पॉडकास्ट का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है।
यार बहुत बहुत जैनिज्म की पढ़ाई से ना बहुत चीज़ों में चेंजेस आया। एक्चुअली मैं कहूँगा कि मैं मंच पे जा सकता हूँ, मैं माइक पे बोल सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, मेरे सुर ठीक हैं। ये सब चीज़ें जो मुझे मंगलायतन में पढ़ के वहाँ पे एक्सप्लोर करके मुझे मिली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैनिज्म का या स्पिरिचुअलिटी का रोल क्या रहा है पूरे करियर में। अब ये जिस तरीके की इंडस्ट्री है, नेम फेम सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, हाँ। राइट। सो होता क्या है कि आप बहुत जल्दी भ्रमित हो सकते हो, राइट। लेकिन इस फील्ड में टांग खींचना, एक दूसरे को गिराना, बढ़ने के लिए कुछ भी कर जाना, ठीक है, या उस टॉप पे पहुंचने के लिए आप कुछ भी कर गुजरने से, सब चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म ने, जैनिज्म ने उस चीज़ से मुझे रोके रखा, मेरी विल पावर को स्ट्रांग किया। और जो कभी जब मन में बुरे ख्याल या करियर में जब अनसक्सेस भी थे, वो सक्सेस नहीं थी, तब भी ऐसे ख्याल आए कि यार कुछ नहीं हो रहा, क्या करें। तो आज का जो दौर देखते हैं, जब बच्चे या स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं तो वो गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड करना, ये सारी चीज़ें करना। तो वैसे ख्याल कभी आते ही नहीं। एंड डेफिनेटली मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी हम सबको एक बार मिली है, हमें उसको ऐसे व्यर्थ नहीं करना है कि हमने कुछ कर लिया, ठीक है। कितनी बड़ी से बड़ी मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां आई, लेकिन धर्म की वजह से, जैनिज्म की वजह से मैं कभी अपने पद से या मैं उन सब चीज़ों से विमुख नहीं हुआ। और बहुत मोटिवेशन मुझे हमेशा मिला, क्योंकि मैं कहीं भी फंसता तो मैं जैन सिद्धांतों से, उन चीज़ों से बाहर निकल आता था, और आज भी मैं वो अप्लाई करता हूँ। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। रिलीजन बहुत कुछ सिखाता है बहुत हमें, कुछ सिखाता और रिलीजन ये नहीं देखना चाहिए कि क्या ही है क्या नहीं। हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बिल्कुल। बहुत कुछ सीखने मिलता है उससे। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, मैंने जोश टॉक्स पे आपका एक एपिसोड है, हाँ। मैंने वो देखा था। अभी आपने बोला, जैसे आपने सुसाइड की बात उठाई और कोई भी गलत ख्याल ना आना चाहिए, तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी थी। आप एक इंसिडेंट बता रहे थे, बहुत डिप्रेशन में चले गए थे शायद बीच राइट। में, हाँ, और हाँ। एक ट्रक वाला इंसिडेंट था। हाँ, आपके हाँ। दुकान पे कोई काम करते थे तो उन्होंने बचाया था। तो वो राइट राइट। थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि आप बताएँ लोगों को अरे यार, इसके ये बारे में। कहानी तो बड़ी ज़बरदस्त है। एक्चुअली मुझे याद है, मैं बचपन मतलब मैं सरस्वती शिशु मंदिर में था। तो हुआ ये था कि हमारी दुकान में, एक्चुअली माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन। तो डेफिनेटली आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो मम्मी पापा को क्रेडिट बिल्कुल पूरी फैमिली को, सबको जाता ही है। तो स्कूल से हम लोग लौट रहे थे, तो हमारी दुकान में जो एक भटजी थे वो काम करते थे। तो वो हम लोगों को लेकर वापस आ रहे थे, राइट। अब हुआ ये कि एक चौराहा है हमारे सपने में, तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया। तो अचानक से क्या हुआ कि जो साइकिल उस समय थी, तो मैं आगे बैठा था, मेरा बड़ा भाई पीछे बैठा हुआ था। तो वो जो साइकिल का पैडल है, वो बगल में एक रिक्शा खड़ा था, उसके पैडल पे फंसा। और अचानक से भाई तो पीछे था तो वो कूद गया, और मैं ट्रक के नीचे आ गया। तो मुझे याद है, वो हमारे यहाँ काम करते थे, एक भैया हैं, वो पड़ोसी ही हैं हमारे यहाँ, सल्लू भैया उनका नाम है। तो उन्होंने एकदम से, मतलब वो ये तो होता ना यार कि मैं यार सेठ जी के यहाँ काम कर रहा हूँ, उनके बच्चों को कुछ हो जाएगा या कुछ, उन्होंने अचानक से एकदम मुझे खींच लिया। अच्छा, वो वहीं पे थे? वहीं पे थे, और उन्होंने मुझे खींचा और एकदम से ट्रक चल पड़ा। तो वो ट्रक, मतलब मुझे कुछ नहीं कर पाया, मेरे को सिर्फ खरोंच आई, बट उनके हाथ पे वो ट्रक चढ़ गया था। चलो, ट्रक खड़ा था, वो अचानक से बढ़ गया और उनके हाथ पे वो ट्रक चढ़ गया, तो उनको फ्रैक्चर वगैरह भी था। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो आपने पूछा कि डिप्रेशन वाली बात है, कि कुछ ऐसे लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ पर्सनल इंसिडेंट्स हैं जो मैं नहीं शेयर कर सकता। कुछ था जिसकी वजह से वो एक मोमेंट आया, और हाँ, ख्याल आया था, ठीक है। सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ हुआ मेरे साथ, तो उस टाइम पे मैं अकेला था, कोई आसपास नहीं था, और मुझे जर्नी तय करना था आगरा से लेके सतना तक की। तो उस दौरान लगता था कि यार, बट मैंने जैसा कि पहले कहा, जैनिज्म, वो धर्म मेरे साथ में था, वो ब्रह्मास्त्र मेरे साथ में था। तो वो सब ख्याल वो है, थोड़ी देर के लिए आया, फिर वो फुर्र हो गए। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि अभी
डिप्रेशन आपने सुना, हाँ, आजकल की right. जनरेशन बहुत ज्यादा ये टर्म्स कॉमन हो गए हैं, डिप्रेशन है, मैं बहुत अकेला हो गया हूं करके। मेरे को ये शब्द बिल्कुल समझ नहीं आते, नहीं, अच्छी मेरे बात है, दिमाग से हाँ, बहुत ऊपर है ये, हाँ, मेरे को नहीं पसंद ये सब हाँ, चीजें। तो जो आजकल ये लोग कह रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला हो चुका हूँ, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यार उनके लिए एडवाइस ये है कि हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जैसा कि आपने इंट्रो में भी कहा है, तड़के वाली कहानियां, हाँ, एक तो मैं वो कहानियां सुनाता हूँ, सो आप जरूर वो कहानियां भी आप लोग सुने बिल्कुल बिल्कुल। NFA डिजिटल पे जाके, राइट। तो वहाँ पे मोटिवेशनल कहानियां हैं। एंड जो डिप्रेशन की बात है, अकेलेपन की बात है, देखो आपको अपना एक ना पैशन ढूंढना होगा कि आप क्या करना चाहते हो, और जो आपको पसंद है, वॉट एवर, आपको फिल्म देखना पसंद है, फिल्में देखो, आपको घूमना पसंद है, आप घूमो, या आपका कोई ऐसा पैशन है जिसको आप प्रोफेशन भी बना सकते हो, वो भी आप करो। आज की डेट में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं डिजिटल जो रील्स वगैरह हैं, उन्होंने दिमाग खराब कर रखा है यूथ का। वो यूं सेकेंड्स में सक्सेस पाना चाहते हैं, 2 मिनट में उनको लगता है कि मैं 4 रील बनाऊं, 27,000 व्यू आ जाएं, मिलियन में व्यू आ जाएं, और मैं एकदम सुपरस्टार बन जाऊं। सो ये शॉर्ट टर्म्स, ये जो जर्नी है वो बहुत घातक है। और आप देखो बहुत से लोग ना 3, 4, 5 घंटे रील्स में स्क्रॉलिंग में बर्बाद कर देते हैं, विच इज मतलब बहुत खराब है। 4 लोग बैठे हैं लेकिन स्क्रॉलिंग चल रही है। यार बात कर लो, अपने सुख दुख शेयर कर लो, फिर कह रहे हो अकेलापन। तो जो दुनिया जो सीमित हो गई ना मोबाइल में, वो गलत है, उसकी वजह से अकेलापन और डिप्रेशन है। आप बैठो, कोशिश करो, आप मिलो, दोस्तों से मिलो, उनके साथ बैठो, एक्सपीरियंस शेयर करो, घूमने जाओ, ऑब्जर्व करो, तो डिप्रेशन आएगा नहीं। और डेफिनेटली आप धर्म जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी है, उसको अपने लाइफ में आप रखो, तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं आओगे और मज़े से लाइफ जीते रहो। और क्या। बहुत ज़रूरी एडवाइस है, इसको ध्यान रखो। और डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं होता यार, थोड़ा सा बात करो, एंजॉय करो, अपने आप हो जाएगा सब। राइट। से अभी प्रोफेशन और करियर की बात हो रही थी कि पैशन फॉलो करने की, तो मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जैसे अब हम लोग सोचते हैं कि बीटेक कर लिया, पेरेंट्स भी कहते हैं बीटेक कर लिया, जॉब कर लो, पर एक टाइम बाद आता है कि लगता है, फिर बीटेक करते करते समझ में आता है कि यार ये नहीं करना, मेरा पैशन कुछ और है, मुझे वो फॉलो करना है। अब आप खुद ही उसी पार्ट चीज से आते हैं कि आपने खुद एक स्विच किया था एमबीए के बाद, जॉब करने के बाद, यू स्विच टू दिस लाइन। राइट। तो आप अच्छे से समझा सकते हैं कि वो जब टाइम आता है, जब लगता है कि अब स्विच कर लेना चाहिए, बिल्कुल। तो कैसे उतनी हिम्मत बनाए, वो ट्रस्ट आए, या फिर घर वालों को भी थोड़ा सा कैसे हम प्रिपेयर करें कि नहीं मेरे को ये करना है, वो चीज कैसे हम कर सकते हैं? यार देखो, पहले तो मैं कहूँगा कि आप अपने पैशन को ही फॉलो करो। और पैशन यदि आपको जल्दी पता चल जाए, जैसे हम बहुत सी कहानियां सुनते हैं कि 4-5 साल की उम्र में भाई सचिन तेंदुलकर को पता चल गया या सोनू निगम को पता चल गया। तो यदि हमको बहुत जल्दी पता चल जाए, एक तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और नहीं पता चलता है, मान लीजिए आप 20 साल से ऊपर हैं, 23, 24, 25 साल की उम्र तक आपको नहीं पता चल रहा है, उस मौके पे आपको यदि जिंदगी बता दे या आपके दिल से आवाज आ जाए कि नहीं यार मुझे इस काम में मजा आ रहा है, तो वो पैशन आप फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है, पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम आती ही आती है। आज एमबीए किया हुआ है, सो मैं टाइम मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट या टीम मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, सारी चीजें मैं कर सकता हूँ, राइट। तो आपके अंडर में टीम है, आप उसको कैसे मैनेज करो, वो कहीं ना कहीं काम आती है। तो पैशन जरूर फॉलो करना चाहिए, और ऐसा पैशन आप ढूंढो कि जिसमें आपको थकान ना हो। यदि मुझे कोई कहे कि यार दिन भर शूट करना है, कैमरे के सामने रहना है, तो मैं 24 घंटे में को 20 घंटे में कैमरे के सामने, 15 घंटे कैमरे के सामने लगा रह सकता हूँ। मतलब मुझे शायद खाने पीने की भी याद ना आए या मुझे किसी और चीज़ की भी याद ना आए। तो किसी काम में भी इतनी तल्लीनता है तो आप उसको पैशन बनाएं। और जहाँ तक स्विच करने की बात, तो मुझे लगता है यार कि जब आपके दिल दिमाग में चीज़ें क्लिक हो जाएं, जैसे मैंने जॉब छोड़ी, राइट, मैं 15 साल रेडियो में काम किया, मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, एंड नाउ आई एम इनटू बिजनेस। मैंने एक नेम फेम एकेडमी ओपन करी है जहाँ पे आरजेइंग और एंकरिंग की हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, राइट, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, पूरा कमर्शियल रेडियो।
कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सारी चीजें हम लोग उसमें सिखाते हैं। तो अब इस उम्र में कि यार अब बिजनेस शुरू करना, तो ये मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि मैंने फिर से एक बिजनेस की यदि शुरुआत की है तो उसको जमाना, उसमें सक्सेस लाना, या उस ब्रांड को, नेम फेम एकेडमी को एक टॉप पोजीशन पे पहुंचाना। तो जब आपको क्लिक करे, और वो किसी फिल्म में भी कहा है ना कि यार कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है, तो इसलिए फिर ये निकलना जरूरी था, और ताकि इसको मैं आगे अपना एक बिजनेस रन कर सकूं ऐसा। तो नेम फेम एकेडमी की बात करते हैं, आपने अपने काम को पूरी तरह अपने बिजनेस में भी उतार लिया कि इस काम में नेम और फेम है, और आपकी एकेडमी का नाम भी नेम और फेम एकेडमी है। तो अच्छा, अब आप अपनी एकेडमी में आरजे और एंकरिंग की कोर्सेज रखते हैं एंड वॉइस मॉड्यूलेशन का भी है। तो अब जैसे कि आज का जो टाइम चल रहा है, इसमें क्या है कि अब हमारी जो पूरी जनरेशन है, हम लोग गाना सुनते हैं या पॉडकास्ट आजकल काफी चल रहे हैं, तो हम कोई भी म्यूजिक या पॉडकास्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सुन लेते हैं। आज की जनरेशन मेरे ख्याल से रेडियो बहुत ज्यादा नहीं, या रेडियो चैनल्स बहुत ज्यादा स्विच नहीं करती है। तो इस चीज का आज की रेडियो इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इस समय इंडस्ट्री क्या हालत है रेडियो इंडस्ट्री की, एंड जो बच्चे इसको परस्यू कर रहे हैं आजकल, लोग की चाह रहे हैं एज ए रेडियो जॉकी फ्यूचर में काम करना, तो उनके लिए आगे क्या स्कोप है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यार रेडियो में देखो करियर तो है, ठीक है, और से कि आप, मैंने कहीं पढ़ा है, आप चाहें तो इसको सर्च भी कर सकते हैं, ये अनाउंसमेंट हुआ है सूचना प्रसारण मंत्री की तरफ से कि आने वाले टाइम में हम 800 रेडियो स्टेशन और खोलने वाले हैं, ठीक है। यदि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज भी ऐसे बहुत से शहर हैं जहाँ पे रेडियो नहीं है। पड़ोस में ही देखें अयोध्या, जहाँ पे अभी ग्रोइंग सिटी है, जहाँ पे रेडियो नहीं है, ठीक। दूसरा ये है कि आज लखनऊ, मैं कहता हूँ 30-40-50 किलोमीटर में फैला होगा, ठीक है, कहीं से भी कहीं हम देखें। आगे इधर आपका कानपुर पूरा टच हो रहा है, इधर आपका पूरा ये सुल्तानपुर रोड, फिर बहराइच, और फिर आपका ये आपका बाराबंकी, सब कुछ कनेक्ट होने वाला है। दैट मीन्स ड्राइव टाइम बढ़ेगा, और रेडियो की लिसनरशिप जो है वो मैक्सिमम जैसे ड्राइव टाइम पे होती है, और घरों पे भी लोग सुनते हैं, जैसे फीमेल्स हैं या महिलाएं हैं जो घर पे काम कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, तो वो बैठ के सुनती हैं आराम से, काम भी चल रहा है और वो सुनते भी जा रहे हैं। सो रेडियो का फ्यूचर तो ब्राइट है, कहीं से भी कहीं तक ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में कहीं कोई बात है, राइट। अब जहां तक बात है कि आगे आरजेइंग, एंकरिंग की, सो इस फील्ड में पैसा भी बहुत है, करियर भी आपका बहुत अच्छा है, नेम फेम भी आपको मिलता है, पैसा भी मिलता है, ठीक है। आज मैं यदि जितने बड़े नाम लूँ, आयुष्मान खुराना, मनीष पॉल, या फिर आपके उदित नारायण, ठीक है, या और पुराने में जाएं तो सुनील दत्त साहब, ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने करियर की शुरुआत रेडियो से ही की है, सिंगिंग की या फिर एंकरिंग की या बोलने की, देन उसके बाद फिर उन्होंने अपने करियर स्विच किए और उसी विधा में आगे काम करना शुरू किया। ये तो हो गया स्पेशली यदि हम करियर की बात करें रेडियो में आरजेइंग की और एंकरिंग की। अब इसके कोर्सेज जो हैं, नेम फेम एकेडमी जैसे हमारी एकेडमी, जहाँ पे हम 6 मंथ का कोर्स कराते हैं, आप उसमें प्रॉपर आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। कमर्शियल रेडियो पूरा सिखाया जाता है, वॉइस मॉड्यूलेशन, डबिंग, किस तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, आरजेस कैसे शो बनाते हैं, कैसे शो प्रिपेयर करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग उसमें सिखाते हैं, राइट। लेकिन सबसे खास चीज़ ये है कि ये जो बोलने की कला है, आप किसी भी फील्ड में रहो, आप मीडिया और ये छोड़ दो, हर जगह काम आएगी। आप 5 फ्रेंड्स ग्रुप में बैठे हो, सब बोल रहे हैं, आप चुप हैं, तो वो आपको फिर से अरे यार ये तो बात ही नहीं करता। तो अल्टीमेटली बोलना आना चाहिए, तो ये हमारी एकेडमी सिखाती है, तभी हम कहते हैं कि हम कला सिखाते हैं, बोलने की कला सिखाते हैं। पूरा मेरा माइंडसेट चेंज हो गया यहाँ पे। और नेम फेम एकेडमी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी नीचे, तो प्लीज़ उसको चेकआउट करें। और अगर आप आरजे और एंकर या वॉइस मॉड्यूलेशन के कोर्सेज ढूंढ रहे हैं और करना चाह रहे हैं, तो आप नेम फेम एकेडमी को बिल्कुल एक्सप्लोर करें, आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर प्रमोशन। इसका कोई पैसा नहीं मिल रहा। तो अच्छा, अब एक मेरा आखिरी सवाल था कि आपने 50 से भी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू किया है, तो कोई एक ऐसे सेलिब्रिटी या सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने आपकी
ऊपर काफी अच्छा इम्पैक्ट डाला है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी देख के आप बहुत इंस्पायर हुए और उनको आइडियलाइज करते हैं कि नहीं ये चीज मैं भी अडेप्ट कर सकता हूँ इनसे, तो ऐसा तो यार कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर एक एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है, ठीक है, कि मैं उसको आइडल मानता हूँ या कुछ ऐसा है। मैं हर एक सेलिब्रिटी से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, उनकी पर्सनालिटी से, उनके हाव भाव से, उनकी बातचीत के तरीके से, है ना। तो 50 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ में मैं मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो आमिर खान हो, ठीक है, आपके परेश रावल हो, मनोज वाजपेयी हो, इरफान खान है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, प्रियंका चोपड़ा है, रणवीर सिंह है, इन सबसे मिला हूँ। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं सारी पिक्चर्स। तो पर्टिकुलर एक किसी का तो मैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी यूनिकनेस है, हर एक व्यक्ति अपने आप में दमखम रखता है। रिसेंटली हाँ ज़रूर मैं बात कर सकता हूँ अरशद वारसी और अभी आप मिल गए, हाँ मैंने देखा था अरबाज खान वगैरह से मुलाकात हुई। सो अरशद वारसी की चीज़ देखी जाए तो मतलब वो जैसे रियल लाइफ में है वैसी रियल लाइफ में है। वो फुल टाइम मस्ती, ह्यूमर, पंचेस मारना, सटायर मारना, है ना, और हंसते रहना, वो एक चीज़ बड़ी कमाल की लगती है। तो सबका अपना अपना स्टाइल और कुछ ना कुछ किसी ना किसी सब कुछ सीखने मिलता रहता है। बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर था बट सही है। तो इसी के साथ एक हमारा Q&A राउंड है, तो मैं उसकी तरफ चलना चाहूँगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ 3-4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर सॉन्ग टू प्ले ऑन एयर? मेरा फेवरेट सॉन्ग ऑन एयर, लाइक आप रेडियो पे जो अक्सर चाहो बजाना, उसको सुनाना। यार आई लव हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। ओके, काफी प्यारा सॉन्ग है। हाँ। ओके, सो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट शोज क्या पसंद करते हैं आप ज्यादा? यार आई लव मॉर्निंग शो बिकॉज मेरी सुबह वही 5:30 6 AM हो जाती है, ठीक है, तो मुझे मॉर्निंग शो और जल्दी उठना पसंद है। नाइस, ओके। वन सेलिब्रिटी यू वुड लाइक टू इंटरव्यू लाइव? इंटरव्यू लाइव यार मैनी मतलब मैं आज तक गोविंदा सर से नहीं मिला हूँ। मेरी बहुत दिली तमन्ना है मिलने की, उदित नारायण जी से मिलने की तमन्ना है, सोनू निगम और सचिन तेंदुलकर, तो ये सब लिस्ट में है, आगे मिल पाया तो। ओके, और कोई ऐसा हिडन टैलेंट जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता? हिडन टैलेंट यार सिंगिंग में सही साट कर लेता हूँ, मतलब ठीक है, सुर लय ताल का मुझे ज्ञान है, अनुभव है, तो वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। एक आध थोड़ी बहुत मिमिक्री भी कर लेता हूँ, बट उतनी परफेक्ट नहीं, बट हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत कर लेता हूँ मिमिक्री। You also worked as a voice artist, हाँ right? हाँ। So मिमिक्री आपने जैसे बोला, तो किन लोगों की, या फिर आप लाइक कोई एनिमेशंस में या फिर उनकी मिमिक्री उसमें अपनी साउंड देते थे या फिर? साउंड्स हाँ, मतलब कुछ कैरेक्टर्स में पहले किए हुए हैं, या कोई कैरेक्टर वॉइस होती है तो उसमें हम लोग करते रहते हैं, राइट। अब जैसे मैं समय हूँ, सो वो एक वैसी बेसी वॉइस यदि कहीं पे ज़रूरत है तो वहाँ पे इस तरीके से करते रहते हैं, तो डिफरेंट होती रहती है। बहुत अच्छा है। तो ओके, इफ यू कुड स्विच योर जॉब, तो आप इस समय किस में करना चाहेंगे स्विच? जॉब अगर बिजनेस कोई से, भी एक जॉब, हाँ, हाँ, स्विच करना अभी चाहे, मैं फिलहाल बिजनेस कर रहा हूँ। हाँ कोई प्रोफेशन चेंज करना है तो इस समय किस में जाना चाहेंगे आप? यार मैं ये कहूँगा कि अब तो प्रोफेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है, हाँ, लेकिन इस जिस फील्ड में मैं हूँ उसकी विधाएं चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि यदि मुझे आगे कहीं एडवर्टीजमेंट शूट करने का मौका मिले जिसमें एज एन एक्टर मैं आ सकूं, या एज अ मॉडल में मैंने बहुत से ब्रांड शूट किए हैं, उसमें मुझे और काम यदि मिले, तो मैं कहूँगा कि इंडस्ट्री तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो मेरी इंडस्ट्री है वो 3 है, मतलब मीडिया, रेडियो है ना, और एंटरटेनमेंट, ये 3 चीज़ें हैं। तो जहाँ भी ये तीनों चीज़ें हैं वहाँ आरजे पुनीत। मिल जाए मौका तो बिल्कुल करना चाहूँगा, टीवी पे आने का मौका मिले तो डेफिनेटली वहाँ कोई शो होस्ट करने, एंड कभी क्या पता यार, मतलब सोचा है कि कभी इंडियन आइडल जैसा कोई ऐसा शो होस्ट करने मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए जीवन में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अच्छा, एक लास्ट सवाल अब इसके साथ सम अप करूंगा मैं। फनीएस्ट मोमेंट यू हैड ऑन एयर, लाइक स्टूडियो में कोई ऐसा फनीएस्ट मोमेंट बहुत जो आपको अभी तक याद है? तेरी फनीएस्ट मोमेंट, इसको याद करना तो मुश्किल है, यार कई कई होते रहे हैं। जैसे कि अक्सर ना क्या होता है कि जैसे हम लोग लाइव शो करते हैं, और लाइव शो में
खांसी आ जाना या छींक आ जाना और फिर उसको मैनेज करना, ठीक है, वो एक अपने आप में कला है। जैसे बात सॉरी मैं केजरीवाल जी की बात नहीं कर रहा था। सो ऐसे उसको मैनेज करके या कुछ ऐसे करके निकल जाना, उस तरीके से बात कर लेना, तो ये चीजें होती रही हैं। कई बार ब्लंडर्स भी हुए हैं कि पता चला कि आप कोई चीज, कई जैसे कॉलर्स होते हैं ना, जो कॉल्स आती हैं वो अमूमन लाइव नहीं करते, बिकॉज भावनाओं में क्या पता लिसनर क्या बोल जाए, ठीक है, तो इसलिए रिकॉर्ड करके एडिट करते। तो कभी ऐसे कोई फनी ऐसी हम लोगों की ऑफिस की बातचीत चली है, वो धोखे धड़ाके से ऑन एयर हो जाना, तो ये चीजें होती रही हैं, फनीस्ट मोमेंट होते रहते हैं यार। और कोई ऐसी कॉल से आपने जो नगर निगम वाला आपका वो हाँ, चला था, हाँ। उसमें कॉल्स का ही आती थी, हाँ। तो ऐसी कोई फनी कॉल या फिर कोई कॉल ऐसी आपको रिमेम्बर हो कि नहीं ये बहुत अच्छी या फिर इंटरेस्टिंग बात थी, तो कुछ? टू बी फ्रैंक यार, नहीं ऐसे तो कोई मुझे याद नहीं है, लेकिन अमूमन सब लोग क्या व्हाट्सएप पे अपनी चीज़ें प्रॉब्लम्स भेज देते थे या कॉल पे बता देते थे। बट हाँ, जब वो सेगमेंट चलता था तो कई बार लोग हाँ मैम पूछते थे, हाँ बताएं भाई साहब क्या समस्या आपकी। अरे सर समस्या नहीं, हम तो बात करने फोन किए आपसे, आरजे पुनीत से बात करने। मैंने कहा बताओ भाई, सब बढ़िया, सब बढ़िया, वो फोन रख दी। तो फैन यदि उतना भी कर देते तो वो मजा आ जाता। चलिए बढ़िया लगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये जो आपने शुरुआत किया है ब्लेंडेड टॉक, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक मेरी तरफ से। और यदि श्री गणेश मैंने किया है तो मैं सोचता हूँ कि शुरुआत अच्छी हो, मतलब आगाज अच्छा हो तो इसका अंजाम भी अच्छा ही होगा। एंड ना हो कभी ऐसे, आप और लोगों को बुलाते रहें, बातचीत करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू। तो अगर आप अभी तक बने हुए हैं, आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लोगों के साथ हम लाते रहें और आपको मजा आता है सुनने में। थैंक यू वेरी मच। और नेम फेम एकेडमी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।